हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। हमने क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट क्लास में हमने जाना कि फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि फाइबर में दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। हम नेचुरल फाइबर के बारे में थोड़ा सा जाना था, जिसमें हमने प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर के बारे में जाना था। प्लांट फाइबर में हमने कॉटन को पूरा पढ़ लिया था, पूरा डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, उसके बाद हम लोग सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस क्लास का, अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फाइबर में जूट से, कि जूट कहाँ से आता है, उसकी क्या प्रोसेसेस होती हैं जूट फाइबर टू फैब्रिक बनाने में, ये सारी चीज हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जूट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फाइबर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब जूट के बारे में। ये कहां से आता है, क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जूट इज अ वैल्यूएबल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट। जो जूट होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही वैल्यूएबल फाइबर है। ये कहां से मिलता है हमें, जूट हमें मिलता है कहां से, स्टेम ऑफ प्लांट से। प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलता है, ठीक है। तो ये हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, और ये सबसे ज्यादा बंगाल में और बांग्लादेश में होता है। इंडिया में कहाँ होता है, बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा में प्रोडक्शन होता है, बहुत मास प्रोडक्शन होता है इसका। उसका बाद इसको इसकी और भी कल्टीवेशन होती है, जो कि असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा और कुछ उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में भी होती है, ठीक है। तो असम, बिहार, त्रिपुरा, उसके बाद कुछ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें भी कल्टीवेट किया जाता है जूट हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जूट कहाँ ग्रो करता है, जूट का जो प्लांट होता है वो कहाँ ग्रो करता है, ये ऐसे क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो करता है जहां पे हल्की सी बारिश होती है, मतलब प्लेंटी ऑफ रेन पॉसिबल होती है, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, बहुत ही हल्की सी बारिश होती ही रहती है, वहां पे जूट उस जगह पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। अब फिर इसके बाद ये मेच्योर कहाँ होता है, इसको मेच्योर होने के लिए क्या चाहिए होता है, ये ग्रो कहाँ करता है, देखो ये ग्रो करता है प्लेंटी ऑफ रेन में, जहां पे रेन थोड़ा सा होती रहती है जिस क्लाइमेट में, वहां उसके बाद ये मेच्योर कहाँ होता है, ये मेच्योर होता है फ्लडेड सॉइल में। कहां पे, फ्लडेड सॉइल में। जो मतलब फ्लडेड सॉइल होती है वहां पे ये मेच्योर होता है। उसके बाद अब इसके बाद जो इसके हम मैंने बताया स्टेम में हमें फाइबर मिलता है, जूट में हमें फाइबर कहाँ मिलता है, स्टेम से हमें जूट का फाइबर मिलता है। अब ये जब हमारा प्लांट होता है, इसके बाद मेच्योर होने के बाद जब ये प्लांट इसमें फ्रूटिंग होने लगती है, जब इस प्लांट में फ्रूटिंग होने लगती है उस टाइम पे ही इसमें इसके स्टेम में फाइबर का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें फ्रूटिंग हो जाती है तो स्टेम में क्या होता है, इसके प्लांट के स्टेम में फाइबर का फॉर्मेशन होता है, फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। जब इस प्लांट की फ्रूटिंग होती है तो इसमें फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से समझिए, जो जूट का प्लांट होता है उसमें उसके स्टेम में फाइबर प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, इसके स्टेम में फाइबर हमें मिलता है। अब जूट का प्लांट ग्रो कहाँ करता है, ये ऐसी कंडीशन ढूंढता है अपने को ग्रो करने के लिए जहां पे जिस कंडीशन में हल्की सी बारिश होती रहती है, उस वेदर में हल्का हल्का बारिश नमी बनी रहती है, वहां पे ये ग्रो करता है। उसके बाद जब मेच्योर होता है तो मेच्योर कहाँ होता है, इस पे
इसको मेच्योर होने के लिए एक फ्लडेड सॉइल की जरूरत पड़ती है। जो फ्लडेड सॉइल होती है वहां पे ये बहुत अच्छे से मेच्योर हो सकता है। उसके बाद मेच्योर होने के बाद क्या होगा, प्लांट में फ्रूट्स आएंगे। जब इसमें फ्रूट्स आने स्टार्ट होते हैं उसी टाइम पे इसके स्टेम में फाइबर का फॉर्मेशन भी होता है, या हम उसमें से फाइबर प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है हमको फाइबर। इसको बोया कब जाता है, इसको बोया जाता है जूट इज सोन मार्च के मंथ में इसको बोया जाता है। कब बोया जाता है, मार्च के मंथ में बोया जाता है। उसके बाद इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर में। सोन मार्च में किया जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर में। ठीक, मतलब इसको बोया जाता है मार्च के महीने में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर के महीने में। लगभग 6 मंथ का इसका पूरा प्रोसेस होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये कितने मंथ का हो गया, अप्रोक्स 6 मंथ का प्रोसेस इसका होता है। मतलब बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक का प्रोसेस जो होता है वो लगभग 6 मंथ का होता है। अब हार्वेस्ट करने के बाद इसमें कौन कौन से और चीजें होती हैं वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, उसकी प्रोसेस क्या होती है, फाइबर निकालने तक की प्रोसेस क्या होती है, इसमें फाइबर कैसे निकलता है और फिर उसके बाद फैब्रिक कैसे बनता है, वो चीज हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, मार्च से लेकर के सितंबर तक इसको वो किया जाता है, ग्रो करने का जो इसकी पीरियड होता है वो ये होता है, बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक। उसके बाद जब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो हार्वेस्ट के बाद करने के बाद इसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें पहली प्रोसेस होती है हमारी रेटिंग ऑफ प्लांट। रेटिंग ऑफ प्लांट का मतलब होता है, रेटिंग का मतलब होता है इसको सोक करके रखना वाटर में। क्या करते हैं इसको, रेटिंग का मतलब होता है सोक करना, सोक्ड फॉर 15 to 20 days इन वाटर। इसको हम क्या करते हैं, 15 से 20 दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं, जिससे क्या हो कि इसका जो फाइबर के अलावा जो इसका और भी स्टेम वाला पार्ट होता है वो सारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने की वजह से इसकी जो फाइबर्स है वो निकल आए आराम से। इसको क्या करते हैं हम, इसको 15 से 20 दिन या उससे मतलब नॉर्मली 10-15-20 दिन के बीच में इसको रखते हैं, जिससे इसको बढ़िया से इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। वाटर टू soften the stem tissues। किस लिए इसको सोक करते हैं, इसके जो स्टेम की टिश्यूज होती हैं उसको सॉफ्टन करने के लिए या सॉफ्टन करने के लिए, मुलायम करने के लिए। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस होती है हमारी स्ट्रिपिंग की। सेकेंड हमारी प्रोसेस होती है स्ट्रिपिंग की। अब स्ट्रिपिंग में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, देखो जब ये सॉफ्टन हो गया तो सॉफ्टन होने के बाद इसको जो स्टार्च होता है ना, इसका क्या होता है स्टार्च, उसको क्या करते हैं हम, उसमें से बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया से स्टार्च आर टेकन आउट टू गेट फाइबर्स। क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है जो सोखने के बाद मतलब बढ़िया मुलायम होने के बाद जो स्टॉक बचता है उसको हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें से हमें फाइबर मिल सके, हम उसको फाइबर उसमें से फाइबर को निकाल सके। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो हैंड्स के थ्रू होती है, इसको मशीन के थ्रू नहीं किया जाता, इसको हैंड्स के थ्रू किया जाता है।
इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रोसेस होती है वो वॉशिंग और ड्राइंग की होती है। वॉशिंग एंड जो हमें यहाँ से फाइबर मिला उस फाइबर को हम बढ़िया से धुलते हैं। फाइबर्स आर वॉश्ड एंड DRYI ड्राइड प्रॉपरली। क्या होता है, जो ये जो हमें फाइबर मिलता है वो बढ़िया से वॉश किया जाता है और ड्राई किया जाता है बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें फाइबर मिल जाता है, फिर इसकी निटिंग होती है और या तो फिर वेविंग होती है, उसको हम करके बढ़िया से बनाते हैं अच्छा सा। तो कुछ भी बना लेते हैं जो भी हमें जरूरत होती है जिस चीज की। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जूट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जूट जूट का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ जूट, इसका यूज क्या क्या होता है। एक तो हम गनी बैग्स जो होते हैं उसको बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद कारपेट्स को बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। गनी बैग्स हो गई, कारपेट्स हो गए। उसके बाद हम इसको जो रग्स होते हैं रग्स में हम यूज करते हैं, रोप्स में यूज करते हैं। इसका हम जो रग्स होते हैं रग्स बनाने में यूज करते हैं, रोप्स बनाने में यूज करते हैं। और भी कई सारी जगह है जहाँ पे हम जूट का यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका कहाँ होता है, गनी बैग्स का होता है। अब ये गनी बैग्स कहाँ यूज होते हैं, गनी बैग्स का हम यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज हम ट्रांसपोर्टिंग में करते हैं। कहाँ, ट्रांसपोर्टिंग में करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, या और भी कोई भी आइटम्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टिंग में हम गनी बैग्स का यूज करते हैं। इसलिए जूट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल गनी बैग्स को बनाने में किया जाता है। गनी बैग्स मतलब बोरे, बोरे को बनाने में। ठीक है, उसके बाद हम, ये हो गए हमारे प्लांट फाइबर्स। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। फाइबर फ्रॉम एनिमल या एनिमल फाइबर्स, फ्रॉम एनिमल्स। ठीक, या एनिमल फाइबर। इनमें जो मेन एनिमल फाइबर या बहुत अच्छे से जो सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल फाइबर है वो एक तो हमारा वूल हो गया और दूसरा हमारा क्या है, सिल्क। ये जो हमारे दो फाइबर है, वूल फाइबर और सिल्क फाइबर, ये हमारे सबसे ज्यादा यूज या सबसे कॉमन यूज के एनिमल फाइबर होते हैं, वूल फाइबर और सिल्क फाइबर। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वूल फाइबर और सिल्क फाइबर एनिमल से हमें मिलते हैं। अब ये जो एनिमल से हमें मिलते हैं ये बहुत सारे कामों में यूज होते हैं, अलग अलग जगह यूज होते हैं। ये जो एनिमल फाइबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट फाइबर होते हैं वो 90% सेल्यूलोज से बने होते हैं ना, कॉटन जैसे वहां 90% सेल्यूलोज से बना होता है। तो ये जो एनिमल फाइबर होते हैं, ये एनिमल फाइबर किससे बने होते हैं, एनिमल fibers are made up of प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। इसमें हमारे जो हेयर्स है, जैसे प्रोटीन में क्या है, जैसे हमारे हेयर्स, हेयर्स हो गए हमारे, नेल्स हो गए हमारे, नेल्स ऑफ हैंड, हैंड नहीं फिंगर बोलेंगे, एंड टो।
ये जो हमारी नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ये सारी क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो होते हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं। और जो एनिमल फाइबर होता है इसमें प्रोटीन होता है, और एनिमल फाइबर लैक्स सेलुलोज। इसमें सेलुलोज नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जो चाइनीज सिल्क होता है, चाइनीज सिल्क होता है या वूल होता है, चाइनीज का जो सिल्क होता है चाइना वाला, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का या सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क माना जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से सिल्क का यूज करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना पिछली क्लास में कि लगभग 7,000 साल पहले से चाइना वाले सिल्क के क्लॉथ्स को बना रहे हैं। अब मैं बात करूंगा वूल के बारे में। ठीक है, हम लोग एक एक के बारे में इसमें से बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहली वूल के बारे में कि वूल कहाँ से है, क्या है, इसके बारे में सारी चीजें हम देखते हैं एक एक करके। फाइबर फ्रॉम एनिमल से हम बात करेंगे वूल की। पहला हमारा कौन सा होगा? वूल फाइबर। अब आप लोग मुझे बताइए कि वूल हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? वूल हमें कहां से मिलता है? वूल कम्स फ्रॉम शीप। कहां से मिलता है ये हमें शीप से मिलता है। शीप किसे कहते हैं? भेड़ को। ये एक्चुअल में क्या होता है? ये ये जो वूल फाइबर होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है? दीज आर हेयर्स ऑफ शीप। और ये हेयर्स क्या करते हैं? दीज हेयर प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ शीप। ये क्या करते हैं? शीप की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये उसकी बॉडी की आउटर कवरिंग होते हैं, सबसे अंदर की मतलब आउटर की कवरिंग होते हैं। पूरे बॉडी को बहुत बढ़िया से कवर करके रखते हैं। शीप की बाल होते हैं ये, इनको हम वूल कहते हैं। अब जो ये होते हैं ये किसमें? ये जो वूल फाइबर होता है ये डिपेंड करता है शीप के एज में और उसके हेल्थ की कंडीशंस पे, कि जो वूल की क्वालिटी होती है, वूल फाइबर की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द एज एंड हेल्थ ऑफ एनिमल। मेन जो होता है, जो उसकी एज और हेल्थ होती है किसी एनिमल की, जो शीप की हेल्थ या एज होती है, ये उस पर डिपेंड करती है। क्या? वूल फाइबर की क्वालिटी जो होती है वो इसमें डिपेंड करती है। उसके अलावा ये एक जगह और डिपेंड करती है। कहाँ डिपेंड करती है? ये क्लाइमेटिक जोन पे डिपेंड करती है कि किस क्लाइमेटिक जोन में ये जो हमारा एनिमल है, जो शीप है, वो रह रही है। उस हिसाब से भी हमें पता चलता है कि उस जो वूल की क्वालिटी है वो उसमें भी डिपेंड करेगी, मतलब उसके हिसाब से भी चेंज होती रहती है वूल की क्वालिटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि एज और हेल्थ में डिपेंड करती है, तो देखते हैं कि सीप के कौन कौन से, मतलब कैसे उसके कौन सी एज से किस तरह का हमें वो मिलता है, वूल मिलता है। तो हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? एक्चुअल में हेयर होते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है ये डिपेंड करती है उसके एज में और उसके हेल्थ कंडीशंस पे। तो जो हमारा लैम्स वूल होता है, लैम्प क्या होता है? बेबी होता है शीप का। क्या होता है? बेबी। लैम्स वूल जो होता है हमारा, ये कहां से हमको मिलता है? लैम्स वूल कहां से मिलता है? इट कम्स फ्रॉम बेबी शीप। कहां से हमको मिलता है? जो बेबी शीप होता है उसी को तो हम लैम्प कहते हैं। तो ये हमें कहां से मिलेगा? बेबी शीप से मिलेगा या लैम्प से मिलेगा। जो हमारा सॉफ्ट वूल होता है, ये हमें कहां से मिलता है? ये हमको मिलता है एडल्ट शीप से।
जो हमारी एडल्ट सीप होती है उससे हमको सॉफ्ट वूल मिलता है। उसके बाद जो रफ वूल होता है वो हमें कहां से मिलता है? एक हमारा रफ वूल होता है, ये हमारा होता है, ये जो क्या कहते हैं बीमार मतलब एज्ड सीप होती है जो बूढ़ी हो गई होती है या डिसीज्ड होती हैं, ये क्या होती है? डिसीज और एजेड शीप्स, ये हमें उससे मिलता है, ठीक है। रफ वूल जो होता है हमें इससे मिलता है। उसके बाद एक होता है अंगूरा अंगोरा या मोहेयर, मोहेयर जो होता है वो हमें अंगूरा सीप या कैशमेयर सीप से मिलता है, कैशमेयर गोट जो होता है या अंगूरा रैबिट से मिलता है। फिर उसके बाद होता है पश्मीना, पश्मीना वूल जो होता है वो कहाँ से आता है? वो जो हिल्स की गोट होती है जो कि ठंडे जगह पे रहती है, कोल्ड रीजन पे रहती है, वो वहां से हमें मिलता है। तो ये कुछ जगह है जहां से हमें मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या होती है। तो इसमें अब वूल में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू ये वूल फाइबर टू वूल फैब्रिक में हमें कन्वर्ट करके मिलता है। हम वूल फाइबर टू वूल फैब्रिक कैसे बनाते हैं, उसकी प्रोसेसेस क्या है, आइए हम उसको थोड़ा सा देखते हैं एक एक करके। तो इसमें मेनली 4 प्रोसेस होती है। ये पहली प्रोसेस होती है सीयरिंग की, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है, ए प्रोसेस शेयरिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं हम? शेयरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें मेन इसका काम क्या होता है शेयरिंग का? इसका काम होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम सीप। ये क्या करते हैं हम? सीप के बॉडी से जो हेयर को रिमूव करते हैं, ट्रिम करके बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। इसको हम सेविंग ऑफ सीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेविंग ऑफ सीप। जैसे हम लोग अपने सेव करते हैं तो दाढ़ी को निकाल देते हैं, पूरी दाढ़ी बाहर चली जाती है, वैसे ही सेव करके हम जो सीप होती है उसकी हेयर्स को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको आगे की प्रोसेस में भेजते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है हमारी ग्रेडिंग की। क्या होती है? ग्रेडिंग। दूसरी प्रोसेस हमारी होती है, सॉरी, दूसरी प्रोसेस हमारी होती है ग्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो डैमेज्ड वूल होती है, डैमेज्ड हेयर्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं ऑफ डैमेज्ड हेयर्स। जो डैमेज्ड हेयर होते हैं, डैमेज्ड स्लीक होती है, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस होती है कार्डिंग की। कार्डिंग, कार्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो डैमेज हेयर के निकालने के बाद बढ़िया धुल के और वॉश करके, आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग, इसको हम क्या करते हैं, धुलने और मतलब क्या कहते हैं उसको सुखाने के बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको पास करते हैं एक रोलर से। इट इज पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव थिन वायर टीथ, राइट? इट इज पास्ड थ्रू रोलर्स that have thin wire teeth। इसमें क्या होता है, थिन वायर टीथ मतलब पतली पतली वायर्स होती है, उसमें से हम इसको पास किया जाता है, धुलने और सुखाने के बाद बढ़िया उसको पास करते हैं, जिसमें से हमको फ्लफी जो क्या कहते हैं वूल मिलती है वो निकल आती है। इसके बाद हमारी जो फोर्थ प्रोसेस होती है वो होती है स्पिनिंग की। स्पिनिंग का प्रोसेस मैं एक बार आप लोग को बता चुका हूं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो फाइबर हम मिलता है हमें, उसको एक रोप में या यार्न में कन्वर्ट करना,
मतलब ड्राइंग फाइबर इनटू यार्न ना। ये यहां से जब हम तीत से इसके मतलब थिन वायर से हम लोग इसको पास कराते हैं रोलर्स के थ्रू, तो ये एक फ्लफी फाइबर्स हमको मिलता है जिसमें से मतलब बढ़िया मुलायम सा सॉफ्ट सा, उसको फिर हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं यार्न में, मतलब उसको घुमा करके इस तरह उसको बढ़िया एक धागा बनाते हैं बढ़िया सा, उसको उसमें हम लोग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यार्न कहते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वेविंग की होती है, या तो फिर निटिंग की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग बढ़िया सा फैब्रिक बना लेते हैं, कोई कपड़ा अच्छा सा बना लेते हैं वूल का। ठीक है, तो ये इसकी 4 प्रोसेसेस है। इसके बाद वीविंग और नीटिंग है, बस हो गया, उसमें कुछ नहीं रहता है। अब वूलन फैब्रिक में जो होता है, जैसे वूलन शाल हो गया, कौन कौन से होते हैं, पुलोवर होता है, वूलन वूलन शॉल शॉल हो गया, और भी कपड़े होते हैं जो कि वूलन फैब्रिक में आते हैं। तो ये कुछ हो गए वूलन चीजें हो गई। उसके बाद निटिंग और वेविंग के बारे में हम जान लेते हैं कि निटिंग और वेविंग क्या होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि निटिंग और वेविंग में आप लोग परेशान होंगे, दोनों का मतलब बुनना ही होता है, बुनाई करना या बुनना। तो निटिंग में कैसी बुनाई होती है, वेविंग में कैसी बुनाई होती है, वो थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, हाँ, जो हमारी वेविंग होती है, वीविंग कहते हैं इसको। वीविंग में हम क्या करते हैं, जो हम क्लॉथ्स बनाते हैं, जो हम फैब्रिक बनाते हैं, वो डिफरेंट पैटर्न्स और कई कलर्स के हो सकते हैं। क्या होते हैं उसमें, मेनी पैटर्न्स और कलर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी शर्ट्स आती हैं, वुलन शर्ट्स आती हैं, तो उसमें पहले ब्लू कलर का होगा, फिर उसके नीचे रेड कलर होता है, येलो भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक साथ मर्ज करके जो बनाते हैं उसको हम वेविंग कहते हैं। मशीन्स के थ्रू भी होता है, हैंड के थ्रू भी होता है। तो ये चीजें हम वेविंग में होता है। उसके बाद जो निटिंग की हमारी प्रोसेस होती है, निटिंग वाली जो हमारी प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक सिंगल पैटर्न होता है, इसमें मेनी पैटर्न्स नहीं होते हैं। इसमें एक सिंगल पैटर्न के क्लॉथ डिजाइन होते हैं। इसमें बहुत सारा पैटर्न नहीं होता, एक सिंगल ही पैटर्न रहेगा। जैसे कि एक कलर का आपने देखा होगा अपने घर में, मम्मी को स्वेटर बुनते हुए, वो दो क्या होती है स्टिक्स टाइप की होती है, उसको बढ़िया से बुन करके एक सिंगल पैटर्न का जो स्वेटर बनाती है, वो नीटिंग कहलाता है। उसको हैंड भी हैंड से हम करते हैं, मेनली हैंड से होता है, मशीन से भी होता है, तो मेनली जो होता है वो हैंड से ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा सिल्क फाइबर की। पहला हमने बात की वूल की, वूल फाइबर की, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिल्क फाइबर की, कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है और उसका फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, उस चीज को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो हम लोग अब बात करते हैं, हमारी दूसरी बात होगी सिल्क फाइबर की। अब ये सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है बताइए। तो ये जो सिल्क फाइबर होता है हमारा, सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म मोथ। ये हमारा कहां से आता है, ये हमारा सिल्क वॉर्म मोथ से हमको सिल्क फाइबर मिलता है। अब सिल्क वॉर्म मोथ क्या होता है, ये बटरफ्लाई का एक रिलेटिव होता है, जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं ना, तो इसका रिलेशन बटरफ्लाई से होता है। ये बटरफ्लाई का एक रिलेटिव होता है, या उसकी कोई मतलब क्या बोलते हैं, या उसका अंडा टाइप का होता है, वो बड़ा होकर फिर बटरफ्लाई बनता है। ये क्या होता है, बटरफ्लाई का रिलेटिव होता है। ठीक है, या रिलेशन में उसके आता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या करता है,
ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या करता है, अपने लार्वा से एक सॉरी जो सिल्क वॉर्म होता है ये हमारा क्या करता है, अपने लार्वा से एक बहुत बड़ा मतलब सिल्क क्रिएट करता है, उसमें से सिल्क बनाता है अपने लार्वा से। वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो बाहर आता है तो वो क्या करता है, वो हार्ड होकर के सिल्क फॉर्म करता है। ये क्या करता है, सिल्क वॉर्म लार्वा से अपने अगल बगल चारों तरफ एक बहुत बड़ा बॉल बनाता है। वो बॉल को हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म बॉल या ककून कहते हैं। क्या कहते हैं, ककून कहते हैं। ये जो ककून होता है, द बॉल ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड द सिल्क वॉर्म कैटरपिलर इज कॉल्ड ककून। ये जो बॉल बनती है वो क्या बोलती है, उसको क्या कहते हैं, ककून कहा जाता है। तो ये हो गई हमारी ककून की बात। फिर ये क्या होती है, एक्चुअल में ककून क्या होती है, ककून जो होती है ये लार्वा होता है। ककून इज लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोटेक्ट it from roughness of weather। ये किस लिए होता है, ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपने अगल बगल अपने चारों तरफ कोकून का एक घेरा बना लेता है, सिल्क का एक घेरा बना लेता है, जो जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो होता है, ये जो कोकून मतलब सिल्क का जो लार्वा होता है, ये जो लार्वा होता है ये इसके माउथ से आता है, सिल्क वॉर्म के माउथ से आता है, जो कि इसके माउथ में क्या होती है, माउथ में एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड से हमें इसको ये लार्वा मिलता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म के माउथ में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से हमें लार्वा मिलता है। ये लार्वा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और सिल्क को फॉर्म करता है, सिल्क फॉर्म करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब ये सिल्क वॉर्म इसको ककून बना लेता है, तो ककून को जब सिल्क वॉर्म फिर थोड़ा सा मेच्योर होता है, तो मेच्योर होने के बाद इसको काट करके, इसको डिस्ट्रॉय करके बढ़िया से बाहर निकलता है और फिर बटरफ्लाई फॉर्म में उड़ जाता है, जो भी होता है वो आगे होता है उसमें। तो ये क्या करता है, ककून को काट करके डिस्ट्रॉय करके निकल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान होते हैं, इसको अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कि ककून को काटने से पहले क्या करते हैं, इस कोकून को बॉयल करा देते हैं। बॉयल कराने से क्या होता है, जो उसके अंदर का जो कैटरपिलर होता है, तो कैटरपिलर क्या हो जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद हम कोकून को निकाल लेते हैं और कैटरपिलर को अपना फेंक देते हैं, उसको क्या ही करेंगे ना फिर। तो कोकून के लिए जो ये इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, माना जाता है कि जो इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, कोकून होता है, वो सिल्क वॉर्म के लिए, उसके लिए एक कब्र बन जाती है, उसके लिए एक ग्रेव बन जाती है। वो एक्चुअल में उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन आदमी क्या करते हैं, उसको बॉयल करा देते हैं। बॉयल कराने की वजह से जो सिल्क वॉर्म होता है वो उसके अंदर ही मर जाता है। तो ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग कोकून होता है वो क्या बन जाता है उसके लिए, वो उसके लिए उसकी कब्र बन जाती है या ग्रेव बन जाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि उसके लिए ग्रेव बन जाती है। अब ये जो सिल्क होता है, अब इसके बाद उसको बॉयल कराने के बाद हमें मिला सिल्क। तो ये जो सिल्क होगा वो बहुत ही ज्यादा लस्टरस होता है, सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है। ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और लस्टरस होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या होती है, लस्टरस होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज है सॉफ्ट होना, लस्टरस होना और थोड़ा सा स्मूथ होना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है।
अब जो ये लोग सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, सिल्क की खेती करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसकी जो खेती होती है बहुत सारे सिल्क वॉर्म को करना, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, तो उसकी जो खेती होती है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये हमारी बात थी नेचुरल फाइबर्स की, जिसमें हम लोग पहले प्लांट फाइबर के बारे में पढ़े, जूट और कॉटन के बारे में पढ़े, उसके बाद सिल्क और वूल हमारा जो एनिमल फाइबर होता है हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर, जो कि केमिकल्स के इस्तेमाल से बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। ये क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको बनाया जाता है केमिकल्स का यूज करके। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसको और भी क्या कहा जा सकता है? इसको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स, मतलब जो हम लोग ने बनाया आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, ये वो होता है। ये मेनली दो तरह के होते हैं, मेनली दो ही रूप होते हैं। उसके बाद हम लोग और बना सकते हैं, जैसे रेयॉन हो गया हमारा, रेयॉन हो जाता है एक हमारा, नायलॉन हो गया। हमारे दो ही मेन इसके टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, जो कि हैं नायलॉन और रेयॉन। मेनी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स आर प्लास्टिक। इनमें से जो बहुत सारे फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। जो प्लास्टिक के रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर तरह से अच्छे होते हैं। जैसे ये लोग केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें कोई दाग नहीं लगता, कोई कीड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं इनमें, मतलब हम कई तरह के रेजिस्टेंस प्रूफ होते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें हार्म नहीं करती हैं। लेकिन जो इनका मेन ड्रॉबैक है, जो मेन ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं, वो है कि ये मॉइस्चर को बिल्कुल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करते। जो भी आदमी के पसीना आता है, स्वेट आता है, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रैशेस या हार्म होता है। उसकी वजह से आदमी इसको पहनना प्रिफर नहीं करता। सिर्फ इसकी एक ही ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि ये जो होते हैं ये हमारे वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बिल्कुल भी। इसी वजह से इसको आदमी पहनना प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते, एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं रेयॉन की, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन क्या होते हैं? Rayon is a synthetic material produced from cellulose obtained from plants and combining it with various combination। ये कैसे बनता है? ये बनता है सेल्यूलोज, सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स प्लस, और क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स का, केमिकल्स को जब ऐड करते हैं तो हम रियॉन्स को बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जैसे ये केमिकल कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एसीटेट्स। ये कौन से केमिकल्स होते हैं? एसीटेट्स। ये जो केमिकल होते हैं इनको हम जब सेलुलोज में बनाते हैं, जिसको हम प्लांट से मिलता है हमें, उसमें जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा रेयॉन को देता है। ठीक है, रेयॉन हमें देता है। इसको हम बहुत ही इजिली डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा होता है। इसको फाइन तरीके से, इसको फाइबर से फैब्रिक बनाने में, इसको वेव करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक, ये बहुत ही फाइन तरीके से बन जाता है, इसको वोव कर सकते हैं।
अब ये कॉटन या टेक्सटाइल, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है हमारी, उसमें बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये यूज कहाँ होता है? ये कर्टेन्स में बहुत यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? कर्टेन्स में यूज होता है, मैट्स बनाने में यूज होता है, कुछ लोग क्लॉथिंग में भी इसको यूज करते हैं, क्लॉथिंग के भी पर्पज से यूज होता है, और भी इसके बहुत सारे यूज है। मेन ये इन जगहों पे यूज होता है, हमारे डेली डेली जगह पे ये डेली इसमें यूज होता है। उसके बाद हम बात करें अगर नायलॉन की, ये बात हुई हमारी रेयॉन की, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा नायलॉन की। अब ये नायलॉन हमारे कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। नायलॉन इज वन ऑफ द टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इलास्टिक सब्सटेंस। नायलॉन आर मेड बाय एक्सट्रूडिंग फोर्सिंग मोल्टेन नायलॉन थ्रू फाइन पोर्स। क्या करते हैं? इसको हम फोर्स करते हैं मोल्टेड नायलॉन थ्रू फाइन पोर्स। जो नायलॉन होता है उसको हम मोल्टेड फॉर्म में छोटे छोटे पतले पतले कुछ पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, उसमें से पास कराते हैं, तो ये हमें एक नायलॉन थ्रेड बना करके देता है, बहुत ही ज्यादा पतला फाइन थ्रेड बना करके देता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा टफेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और इलास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं? नायलॉन टफेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और इलास्टिक होते हैं। ये टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं हमारे नायलॉन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल्स मेड अप ऑफ नायलॉन्स आर सच एज सॉक्स, सॉकिंग गारमेंट्स, टूथब्रश, रोप्स एंड मैट्स। इसके कौन कौन से यूजेस हैं? जैसे सॉक्स, टूथब्रश, रोप्स, मैट्स, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ हो गए जो जिसका हम यूज नायलॉन का यूज हम जिसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थिक, ये तो हमारी थिन नायलॉन की बात हो गई। थिक नायलॉन, जो मोटे नायलॉन होते हैं, उनका यूज हम कहाँ करते हैं? रोप्स में करते हैं, उसके बाद पैरासूट्स में करते हैं, इन सारी चीजों में हम नायलॉन का यूज करते हैं। उसके बाद नायलॉन इज यूज प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग मटेरियल सिंस इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड नॉट हार्म बाय ऑयल, ग्रीस और अदर लिक्विड्स। नायलॉन क्या होता है? ये ना तो किसी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ना किसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ना किसी ऑयल से इसका कुछ खराब होता है, इसमें कुछ खराब होता है, और ना ही ये ग्रीस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सबसे अच्छा मटेरियल होता है पैकेजिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल होता है नायलॉन हमारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो नायलॉन में जो फंगस होती है वो भी नहीं लगती है, ये फंगस रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। ये हो गई नायलॉन और रेयॉन की बात। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉलिस्टर की, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉलिस्टर की। अब पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर भी एक मैन मेड फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। इसको हम टेरेलिन या डेक्रेन के टाइप में भी, डेक्रॉन जो होता है, टेरेलिन और डेक्रॉन जो होता है उसके जैसा ही होता है। ये किसके जैसा होता है? टेरेलिन और डेक्रॉन जो होते हैं वो उसके जैसा का पॉलिस्टर भी होता है, सेम उसी फॉर्म का होता है। टेरिलीन, टेरिलीन या डेक्रॉन जो होता है उसी के टाइप का होता है। पॉलिस्टर इज डायरेक्टली यूज्ड एज फाइबर फॉर क्लॉथ और इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक अ मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट गारमेंट बिफोर दे आर मेड। इसको क्या करते हैं? ये या तो डायरेक्टली पॉलिस्टर के हम क्लॉथ बना लेते हैं,
ये डायरेक्टली भी क्लॉथ बना लेते हैं, या तो क्या करते हैं इसको, हम इसको मिक्स करते हैं कॉटन प्लस पॉलीस्टर। अब जब ये मिक्स हो जाता है, अब इसके जब क्लॉथ बनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होते हैं, और ये इसी वजह से थोड़ा सा बेस्ट बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसको आदमी प्रेफर करता है पहनना। पॉलिस्टर यूज्ड एज फाइबर ग्लास टू मेक इट स्ट्रॉन्ग और रिजिड। क्या करते हैं, पॉलिस्टर का हम एक जगह और यूज करते हैं, कहा, पॉलिस्टर इज यूज्ड इन फाइबर ग्लास to make it strong and rigid। ठीक है, इसका यूज हम फाइबर ग्लास में भी करते हैं, जिसकी वजह से फाइबर ग्लास बहुत स्ट्रांग और रिजिड हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा, नेचुरल फाइबर के बारे में भी हमने जाना, और थोड़ा सा हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना। नेचुरल फाइबर में हमने कॉटन के प्लांट के बारे में, कॉटन के बारे में जान चुके थे। आज हमने सिल्क और वूल के बारे में जाना, जूट के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने जाना कि नायलॉन कैसे होते हैं, मतलब कहाँ से मिलते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हमने रियॉन के बारे में जाना, फिर पॉलिस्टर के बारे में जाना। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं चैप्टर 3 के एक्टिविटीज और इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारी आगे क्लास में उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।